के शो में। नैब एग्जीक्यूटिव बोर्ड इजलास, 3 रेफरेंसेस, 3 इंक्वायरीज की मंजूरी। मनी लॉन्ड्रिंग, बदउनवानी, अनवर मजीद के खिलाफ रेफरेंस की मंजूरी। हुड के इल्जामात, केएमसी अफसरान के खिलाफ इंक्वायरी की मंजूरी। नैब लाहौर 2017 से ताहाल 1 लाख अफराद तलब, 859 वारंट जारी। अस्सलाम वालेकुम। पसपर्दा हकाइक सनसनीखेज इंकशाफात प्रोग्राम बेनकाब में हूं आपके साथ सिफान खान। आज नैब एग्जीक्यूटिव बोर्ड इजलास हुआ। इस इजलास में कुछ अहम फैसले हुए। 3 रेफरेंसेस की मंजूरी नैब एग्जीक्यूटिव बोर्ड इजलास में दी गई। इन 3 रेफरेंसेस में फेक अकाउंट केस सरे फहरिस्त है। तकरीबन 34 करोड़ रुपए 340 मिलियन का एक केस, इसमें रेफरेंस की मंजूरी दी गई ख्वाजा अनवर मजीद के खिलाफ। अब ये इस केस में और दीगर मुल्ज़िमान के खिलाफ रेफरेंस की मंजूरी जो दी गई, इसमें इल्जाम है बदउनवानी का और मनी लॉन्ड्रिंग का। नैब एग्जीक्यूटिव बोर्ड इजलास में अहम तरीन डेवलपमेंट है ये कि ये फेक अकाउंट केस में एक और रेफरेंस की मंजूरी हुई है। इस फेक अकाउंट केस के इर्द गिर्द ही पीपल्स पार्टी की क्यादत जो है, उसके इर्द गिर्द केसेस हैं। जरदारी साहब, फरियाल तालपुर, मुराद अली शाह, दीगर अहम लोगों के खिलाफ भी केसेस इस फेक अकाउंट्स के इर्द गिर्द घूमते हैं। कुछ प्ली बार्गेन्स भी इन केसेस में हो चुके हैं और कुछ की तवक्को की जा रही है। इस केस की पेशरफ्त और इस केस की तह में डिटेल के अंदर प्रोग्राम के इसमें जाएंगे। डिटेल के अंदर जब प्रोग्राम आगे बढ़ेगा और उसमें आपको ये बताते चले कि नैब के एग्जीक्यूटिव बोर्ड इजलास में जहां 3 इंक्वायरीज की मंजूरी हुई, उन 3 इंक्वायरीज में सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी, केएमसी, इसके अलावा एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट और दीगर महकमों के खिलाफ जो है इस पर इंक्वायरीज अप्रूव हुई। केएमसी इंपॉर्टेंट है। रिसेंटली लियाकत कायम खानी की गिरफ्तारी, जो कि केएमसी के पार्क्स डीजी पार्क्स था एक्स और अब कंसल्टेंट था मेयर कराची का, तो उसके बाद केएमसी की कुछ फाइल्स बरामद हुई थी वहां से। तो यकीनी तौर पर इस कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए तो अहम तरीन बात है कि कुछ इंक्वायरीज की मंजूरी हुई है और जनाब मेयर कराची जो कि फंड्स का रोना रोता है शहर कराची के, वहां केएमसी के अंदर ये इंक्वायरीज का आगे बढ़ना या इंक्वायरीज की मंजूरी होना, इट इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग एंड इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट। इसके साथ साथ आपको बताते चले आज नैब लाहौर की तरफ से भी कुछ तफसीलात सामने आई। नैब लाहौर ने मजमूई तौर पर जो अफराद तलब किए और गिरफ्तार किए उनकी बाकायदा डिटेल्स जारी की हैं। वो क्या डिटेल्स हैं ये भी हम आपको दिखा देते हैं, क्योंकि जो नैब लाहौर ने मजमूई तौर पर तलब और गिरफ्तार मुल्ज़िमान का मवाजना जारी कर दिया है। ये मवाजने से आपको अंदाजा होगा कि साल 2017 से ताहाल यानी 2019 तक नैब लाहौर में 1 लाख अफराद तहकीकात के लिए नैब लाहौर जिनको तलब किया गया नैब की तरफ से, 1 लाख अफराद को 2.5 सालों में दौरान तहकीकात ठोस शवायद की बुनियाद पर 859 मुल्जिमान की गिरफ्तारी के वारंट जारी हो चुके हैं। यानी 1 लाख अफराद तलब हुए तो 859 की गिरफ्तारी के वारंट जारी हुए। नैब लाहौर क़याम 1999 से साल 2016 तक 7 लाख अफराद मुख्तलिफ नौयत के मुकदमात में तलब किया गया इनको, और 17 सालों के दौरान 7 लाख में से कुल 1532 मुल्जिमान की गिरफ्तारी पर अमल दरामद किया गया। तो आप ये कह सकते हैं कि तासुर जो कि नैब जिसको बुलाता है गिरफ्तार कर लेता है, ये तासुर सही नहीं है। जिसको बुलाता है गिरफ्तार नहीं करता। 7 लाख अफराद बुलाए तो 1532 अफराद के वारंट गिरफ्तारी जारी हुए नैब लाहौर की तरफ से। नैब की कारकर्दगी पर भी प्रोग्राम में डिटेल में गुफ्तगू होगी। आरिफ चौधरी एडवोकेट साहब इस्लामाबाद में मेरे साथ मौजूद हैं। जनाब शहजाद भट्टी साहब साबिक डीजी नैब और खुर्रम शेख साहब हमारे साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा भी ऑन टेलीफोन लाइन मौजूद होंगे। शहजाद भट्टी साहब, ये जो तफसीलात हैं गिरफ्तारी की और इसके साथ कितने तलब किए गए, कितने वारंट जारी हुए, कितनी इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि तासुर दिया जाता है जी कि जो आता है उसको गिरफ्तार कर लेती है नैब। 1 लाख अफराद 17 से बुलाए गए, 2017 से सिर्फ 860 या 859 के वारंट जारी हुए भट्टी साहब, और इसी तरह 7 लाख में से 1532 अफराद के वारंट जारी हुए। जी हाँ, इसमें सफान बात 2 चीजें हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। एक तो बात जो नैब ये करना चाह रही है कि ऐसा नहीं होता कि जिस शख्स को नैब बुलाती है उसको नैब अरेस्ट कर लेती है जी, बिठा लेती है। ये एक प्रेस में भी और प्रिंट मीडिया और इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में ये बात आ रही थी और ये परसेप्शन बन रही थी कि शायद नैब जो है जिसको बुलाती है उसको अरेस्ट कर लेती है। तो इस चीज को, इस मिथ को क्लियर करने के लिए ये बताना जरूरी था कि ये जो जितने बंदे हमने 1 लाख पिछले 1 साल में 1 लाख आदमी को बुलाया और उसमें से सिर्फ 800 के करीब अरेस्ट किए, तो ये 0.8% बनता है टोटल अरेस्ट जो बंदों को एग्जामिन किया गया। लेकिन दूसरी बात ये बताती है
कि नैब ने पिछले 17 साल में 7 लाख बंदों को एग्जामिन किया है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि ये भी एक परसेप्शन जाती है कि जी शायद नैब लोगों को बुला लेती है और कुछ नहीं कर रही। 7 लाख आदमी को एग्जामिन करना नैब का, ये एक शो करता है कि नैब कितना सीरियस है अपने काम के अंदर, कि वो ये 7 लाख लोगों को बुला के उसमें से सिर्फ 1500 बंदों को अरेस्ट किया है। यानी बहुत ज्यादा एहतियात की जाती है अरेस्ट करने में। ऐसा नहीं है कि जी बेधड़क अरेस्ट वारंट इशू किए जाते हैं। ये शो किया जा रहा है कि कितनी सिलेक्टिव है नैब, जो वो नैब लाहौर का एक केस है भट्टी साहब, मैं पैरागॉन केस पे तरफ आना चाह रहा हूं, उसके बड़ी डेवलपमेंट है। तो ख्वाजा साद रफीक साहब ने स्टेटमेंट जो दी है, आरिफ चौधरी साहब आपका कमेंट इस पे लेंगे। लेट्स हियर दिस, कि ख्वाजा साहब ने जो स्टेटमेंट दी है अपनी गिरफ्तारी से मुंसलिक, हम आपको बता रहे हैं कितने लोग गिरफ्तार हुए, कितने के वारंट जारी हुए, कितने को तलब किया नैब ने, डिटेल्स के साथ रिपोर्ट दिखा रहे हैं। तो ख्वाजा साद रफीक ने आज कुछ एतराज़ात बताए अपने केस से मुतालिक। लेट्स हियर दिस के क्या हम इंसाफ के लिए दरबदर फिर रहे हैं। 2 साल से हमें ख़राब किया जा रहा है, हमें एहतसाब के नाम पे मुसलसल इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। हमारा गुनाह यह है कि हमारे वालिद ने तहरीक पाकिस्तान में हिस्सा डाला, जमहूरियत के लिए खून दिया। मेरी वालदा ने जमहूरियत की जद्दोजहद में जान दी मुशर्रफ साहब के दौर में। हमने जेलें झेली, तशद्दुद बर्दाश्त किए, कोई कभी करप्शन का तस्वुर नहीं किया। हम पे करप्शन का कोई इल्ज़ाम नहीं है, लेकिन हम 11 माह हो गए हैं, हमें खज्जल किया जा रहा है जेल में। लेकिन कोई बात नहीं है, ये पहली बार नहीं हुआ, लेकिन इंसाफ नहीं मिल रहा। आरिफ चौधरी साहब, एक तरफ नैब के नंबर्स सामने आ रहे हैं, ये नंबर्स तो बता रहे हैं कि कितनों को तलब किया, कितनों को वारंट जारी किए, जिससे लगता है कि बहुत ज्यादा तलबी थी और उसमें से कुछ परसेंटेज 0.8-0.9% लोग जो है इस वक्त गिरफ्तारी के अमल की तरफ बढ़ते हैं। और दूसरी तरफ साद रफीक साहब को सुने तो वही इस नैब लाहौर के खिलाफ ऐसे बोल रहे हैं जैसे कि उनके साथ बहुत बड़ा जुल्म और नाइंसाफी हुई है। असल हकीकत क्या है चौधरी साहब आपकी नजर में? बात यह है कि ये नैब किसी शख्स के लिए, मैं नहीं समझता कि इसका कोई ऐसी मुआंदनत या इनका कोई पार्टिजनशिप या यानी कोई पार्शल एटीट्यूड इस तरह का हो। उसकी वजह यह कि नैब का चेयरमैन एक मुनसिफ और एक ऐसा शख्स है जो बिल्कुल गैर जानबदार है हर लिहाज से, और उसने काम उस वक्त शुरू किया जिस वक्त अभी गवर्नमेंट जो थी वो पावर में थी मुस्लिम लीग नून की। और ये सारी इंक्वायरीज जिस तरह हो रही हैं और जिस तरह रेफरेंसेस तैयार हो रहे हैं, उसमें सियासतदानों का तो एक ही तरीक़ेकार। अब आप ज़रा अंदाज़ा करें कि जब आप अनवर मजीद की तरफ से प्ली बारगेन की बात करते हैं, और तो उससे आप साफ आपको पता चलता है कि आम आदमी जो इसमें इन सियासतदानों के साथ करप्शन में। आरिफ साहब की आवाज केस में जिसके बेनिफिशरी खुद हुक्मरान थे, उस वक्त के हुक्मरान बल्कि आज के भी वो हुक्मरान है, आसिफ जरदारी साहब है, वो तो बिल्कुल अपने पांव पे पानी नहीं आने दे रहे। वो तो बिल्कुल बात किसी को करने नहीं दे रहे। वो तो कहते हैं कि जनाब देखे हमें इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है और हमें हमसे तवक्को की जा रही है कि जी वो ये तरामीम जो है वो वापस ली जाएं, असूबों के इख्तियारात जो हैं उनसे वापस लिए जाएं। तो दूसरी तरफ उन्हीं के साथ जिनके ऊपर इल्जाम है, चूंकि इनका आपस में ताल्लुक जो है वो लाजम मलजूम है, यानी अनवर मजीद साहब की करप्शन जो है वो तनहा नहीं है, आइसोलेशन में नहीं है। जो कुछ उन्होंने किया वो आसिफ जरदारी साहब के साथ किया, उनके लिए किया। तो वो खौफजदा होकर वो अपने उन चीज़ों को देख कर के जो उनके सामने उनके खिलाफ सबूत मौजूद है वो तो प्री बार्गेन करने के लिए तैयार है। लेकिन सियासतदान चाहे वो किसी लेवल का भी हो, आप जब उस पर हाथ डालते हैं तो वो फौरी तौर पर यह कहता है कि जनाब मैं तो सियासी इंतकाम का निशाना बन रहा हूं। इनसे पूछा यह जाए कि ये सारी इंक्वायरियां जो हैं इसमें कौन इनसे सियासी इंतकाम ले रहा है? आज के दिन अगर हुकूमत की मुखालफत की वजह से इनके खिलाफ केस बनता है तो उसकी समझ आती है हमें। बिल्कुल उस मामले में जिस ये जो राना सनाउल्लाह साहब है उसके केस के बारे में बात करते हुए मैं यकीनन इनके साथ काफी हद तक एग्री करूंगा कि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो मशकूक नजर आती हैं। लेकिन इस मामले में जहां इनके खिलाफ इंक्वायरियों का ताल्लुक है और इनके खिलाफ आने वाले दिनों में रेफरेंसेस बनने का ताल्लुक है, ये तो आप भी अपने प्रोग्राम में और दुनिया भर में ये चीज सारी सबके सामने आ चुकी है कि इन्होंने पैसा किस तरह बनाया
और ये जो कह रहे हैं कि जनाब जमहूरियत के लिए जद्दोजहद इनकी अपने तौर पर बिल्कुल मौजूद है, इनके वालिद साहब की भी सब की हम मानते हैं, लेकिन ना इनके वालिद साहब जो थे वो इस तरह के मामलात में मुलव्वस नहीं थे और उन पे कभी ये इल्जाम भी नहीं लगा, ना ही वालदा मोहतरमा पे कभी इल्जाम लगा। जिन्होंने कमाया है इस तरह एक ही केस के अंदर जो है अनवर मजीद वाला केस है, इसमें कुछ लोग प्ली बार्गेनिंग की तरफ जा रहे हैं और कुछ लोग जो है ये डटे हुए हैं कि जमहूरियत के खिलाफ साजिश हो रही है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस ब्रेक के बाद इस केस से मुताल्लिक, क्योंकि आज एक रेफरेंस मंजूर हुआ है। शहजाद भट्टी साथ हैं, आरिफ चौधरी साहब भी साथ हैं, खुर्रमशेर जमान साहब भी हमारे साथ होंगे। इस ब्रेक के बाद मजीद तफसीलात जानेंगे इस केस की और साथ साथ केएमसी में जो इंक्वायरीज अप्रूव हुई हैं आज, क्या तफसीलात हैं, ब्रेक के बाद बताते हैं। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब, और बेनकाब में अहम तरीन सवालात, कुछ करप्शन केसेस, कुछ रेफरेंसेस। आज एग्जीक्यूटिव बोर्ड का अहम तरीन इजलास हुआ नैब का, जहां पर अनवर मजीद के खिलाफ 34 करोड़ रुपए बदनवानी ओमनी ग्रुप का ये फेक अकाउंट केस में अहम डेवलपमेंट है। 34 करोड़ रुपए का रेफरेंस मंजूर हुआ और इसी तरह से इसमें मनी लॉन्ड्रिंग के इल्जाम भी हैं। सूबे सिंध में जो करप्शन हुई है इस पर आज K4 के मंसूबे से मुतालिक स्पेसिफिकली गवर्नर सिंध ने क्या स्टेटमेंट दी है और इस पैसे को उन्होंने कहा जो लूटा गया है छोड़ेंगे नहीं है, किस अज़म का इजहार किया है। लेट्स हियर दिस फर्स्ट। K4 का बनना जरूरी है। बाकी जिन लोगों ने इसके अंदर गड़बड़ की है, कौम के पैसे जाया किए हैं, चाहे वो रूट गलत होने की सूरत में हो या और किसी सूरत में, उन्हें करार वाकई सजा मिलनी चाहिए और मिलेगी। छोड़ना किसी को नहीं है हमने। हमारे साथ खुर्रमशेर जमान साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रुकन भी साथ मौजूद हैं, शहजाद भट्टी साहब साबिक डीजी नैब, और हमारे साथ आरिफ चौधरी साहब मौजूद है। खुर्रमशेर जमान साहब, ये जो सूबे सिंध में हो रहे आए रोज नया केस खुल रहा है, आज एक और रेफरेंस मंजूर हुआ है, इसके साथ KMC सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी और एक्साइज एंड टैक्सेशन के महकमे के चंद अफसरान के खिलाफ इंक्वायरी मंजूर हुई है। मुतमईन है नैब की कारकर्दगी से सूबे सिंध में? खुर्रमशेर जमान साहब नहीं, देखें डेफिनेटली नैब की परफॉर्मेंस से तो हम बिल्कुल मुतमईन है पूरे पाकिस्तान में, क्योंकि देखें इसकी सबसे बड़ी बात यह है कि ये वो नैब नहीं है जो आज से पहले पाकिस्तान के अंदर काम किया करती थी। ये वो नैब है कि जो कि आज़ाद है, जिसके पास वो सारे इख्तियारात हैं, जिसके ऊपर कोई वजीर आजम या किसी मिनिस्टर का, चीफ मिनिस्टर का दबाव नहीं है। ये आज़ाद नैब है। लेकिन देखिए मेरी आपसे एक गुजारिश है कि अगर हम समझते हैं कि सूबे सिंध के अंदर करप्शन का खात्मा हो जाएगा, ये सवाल ही नहीं पैदा होता है। ये इम्पॉसिबल है, ये नामुमकिन है कि इस सूबे के अंदर करप्शन खत्म हो जाए जब तक इस सूबे के अंदर ये सियासी जमात मौजूद है। इनकी रग रग के अंदर जो ना करप्शन भरी हुई है, इनका छोटे से लेके बड़े से लेके हर शख्स का करप्शन करता है। देखिए बड़ी, मैं आपसे 1 मिनट लूंगा सैफान, आपको छोटी सी मैं एग्जाम्पल दूंगा। जिस सियासी जमात के वर्कर का लीडर हॉस्पिटल बनाएगा, कॉलेजेस बनाएगा, एहसास जैसे प्रोग्राम लेकर आएगा, उसी तरीके से उसका MNA, MPs और मिनिस्टर भी काम करेंगे। जिस सियासी जमात के लीडर करप्शन के केसेस के में जेलों में बंद होंगे, उनके ऊपर केसेस चले होंगे, उनके मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, उन्होंने भी यही काम करना है। घर का जैसा बड़ा होगा वैसे ही घर के बच्चे होंगे। तो इससे ज्यादा बुरे हालात हैं, इतने बुरे हालात हैं कि सूबे के अंदर कुत्ते के काटने की दवाइयां मौजूद नहीं है, लोग कुत्ते के काटने से मर रहे हैं। लड़काना जैसे शहर के अंदर अस्पतालों के अंदर एड्स की दवा जो है ना रिलेटेड जो है ना मेडिसिन अवेलेबल नहीं है, और इतने मसाइल हैं कि आप जिस जगह पे आप पैर रखेंगे वहां पे मसला है। हम बहुत परेशान हो गए हैं और हम बड़ी मायूसी से बोल रहे हैं कि हमारी समझ से बाहर है कि कोई रास्ता नजर नहीं आता सवाए इस जमात के इसको किसी तरीके से यहाँ से सूबे से इनसे जान छुड़ाई जाए। ये एक ही बात कहते हैं कि अवाम ने हमें वोट दिया, अवाम ने वोट दिए, लेकिन अवाम ने वोट आपको इसलिए नहीं दिया कि उनका खून चूसें, उनकी खून पसीने की मेहनत की जो टैक्सेस वो देते हैं, इनडायरेक्ट टैक्सेस होते हैं जिनके जरिए आते हैं, उनकी तबाही हो रही है। करप्शन इतनी है सूबे में, मुझे छोड़ दें, मैं हो सकता झूठ बोलूं, हो सकता नए वाले भी झूठ बोलें। आप ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान की किताब उठा लें पिछले 11 साल की, आप देख लें क्या हाल है सूबे से इनका, आपको नजर आ जाएगा। आज तक उन्होंने चैलेंज नहीं किया है, लिहाजा हालात बहुत ज्यादा बुरे हैं। अच्छा शहजाद भट्टी साहब, आप क्योंकि खुर्रमशेर जमान साहब सूबे सिंध में देख रहे हैं, अपोजिशन कर रहे हैं और आप बता भी रहे हैं क्या क्या हो रहा है। भट्टी साहब ये फरमाइए, क्योंकि KMC के भी खिलाफ इंक्वायरी मंजूरी हुई है, इससे पहले के इस रेफरेंस पर है, तो ये जो लियाकत कायम खानी गिरफ्तारी हुई थी रिसेंटली, सब कुछ बरामद हुआ, घर से फाइल्स बरामद हुई, हमने सुना कि 70-75 करोड़ रुपए की तो फाइल्स हैं जो फेक काम हुए, डेवलपमेंट हुई नहीं थी, उसकी बरामद हुई। उसके बाद क्या हुआ? हमने सुना कि उसने इनकार कर दिया उसकी ओनरशिप से सारे एसेट्स के। उसकी बुनियाद पर तो वो तो सिर्फ एक मोहरा था, उसकी बुनियाद पर बड़े बड़े नाम खुलने थे, सब आ रही थी चीजें सामने। क्या स्लो डेवलपमेंट है, क्या है? आप मुतमईन है भट्टी साहब, क्या हो रहा है उस केस में लियाकत कायम खानी के? आज जो इंक्वायरी मंजूर हुई है KMC के खिलाफ, क्या इसका कोई ताल्लुक है इससे?
भट्टी साहब। जी देखिए, एक चीज ध्यान में रखिएगा कि जब भी कोई शख्स इतनी बड़ी करप्शन करता है तो उसका लिंक होता है। सबसे पहला लिंक तो उस अपॉइंटिंग अथॉरिटी की तरफ होता है, क्योंकि आपको पता। अच्छा, शाह भट्टी साहब की आवाज हम तक नहीं आ रही और भट्टी साहब से जितनी देर में राब्ता बहाल होता है। आरिफ चौधरी साहब, लियाकत ऐब खानी का आपने सुना किस्सा, खजाना पूरा पूरा उसके पास से बरामद हुए, पूरी की पूरी अलमारियां भरी हुई और उसकी तिजोरियां भरी हुई थी। फिर भट्टी साहब की जिस तरह फरमा रहे थे और उस वक्त राब्ता मुनक़ता हुआ, आपकी नजर में आरिफ चौधरी साहब, बल्कि हमारे साथ शाह भट्टी साहब आ गए दोबारा, आरिफ चौधरी साहब तो ये है, बल्कि आरिफ चौधरी साहब आप ही बात कर लें अभी, जब तक भट्टी साहब से हम दोबारा राब्ता बहाल करते हैं। जी आरिफ चौधरी साहब। जी ये बिल्कुल वो दुरुस्त कह रहे थे कि ये जो करप्शन है इस सतह की कोई भी मुलाजिम सरकारी जो है वो अपने तौर पे कर नहीं सकता। एक तो आप ये देखें कि इन्हें भर्ती करने वाले कौन थे, उसके बाद इन्हें प्रमोट करने वाले कौन थे, और फिर इन्हें अवार्ड यानी करप्शन करने वाले को आप नवाज रहे हैं अवार्ड से और उन्हें रिवार्ड दे रहे हैं कि जी आप बहुत अच्छे हैं, आपने जो काम किया है बर्बादी का वो पाकिस्तान के लिए आप समझिए कि आप तो एक सरमाया इफ्तिखार है। तो ये काम आइसोलेशन में कभी होता नहीं है। अभी भी देखें करप्शन जब भी होती है, जहां भी होती है, वो एक पूरा आपस में एक गिरोह होता है, पैकेज होता है जिसमें सारे लोग उसका फायदा उठाने वाले होते हैं। और फिर क्या उस तरह ये बढ़ रहा है केस, क्या उस तरीके से बढ़ रहा है ये केस आगे? उसके बाद तो हमने देखा उसने ओनरशिप से इनकार कर दिया, सारे हीरे जवाहरात जो भी चीजें मिली, बिल्डिंग्स, प्लॉट्स, लेकिन उसके बाद क्या उसके ऊपर वाले कुछ हुआ? वो तो घूम रहे मुल्क से बाहर, जिसका कंसल्टेंट वो था वो तो कॉन्फ्रेंस अटेंड कर रहे हैं C40, और किसी और के खिलाफ भी कुछ नहीं हुआ। आरिफ चौधरी साहब, नहीं, बात तो यही है ना। अब ये आपकी बहुत इंपॉर्टेंट आपने पॉइंट उठाया है। असल में इनकार से फर्क नहीं पड़ता, फर्क पड़ेगा उस वक्त जिनके जिम्मे ये इन्वेस्टिगेशन करनी है वो इसको उनका रेफरेंस इसके साथ ताल्लुक वो अपने तौर पर एस्टेब्लिश करेंगे। और यानी क्योंकि कानून भी हमारे यहाँ भी और पूरी दुनिया में ये है कि इस तरह नहीं होता कि महज आप जिस तरह लोगों ने कहा था उस वक्त भी कि ये जो कुछ भी उनके यहाँ बरामद हुआ है इसको फौरी तौर पर कन्फिस्केट कर दिया जाए, ऐसे होता नहीं है। कानून जो है वो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ पे यकीन रखता है, और ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ ये है कि चाहे आप किसी की जेब से कुछ चीज़ बरामद करते हैं और वो चोरी की है, उसके लिए मुकदमा चलेगा और उसमें गवाह पेश होंगे और गवाह जो है उस पर फर्ज जुर्म लगेगी और गवाह जो है उन पर क्रॉस एग्जामिन होगा और उसके बाद आप फैसला करेंगे कि ये चीज़ किसकी है और ये मुजरिम है या नहीं है। तो इसलिए बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट की थी चेयरमैन नैब ने, उन्होंने कहा कि हम रेफरेंस तो बना सकते हैं, आगे उसको मंतकी अंजाम तक पहुंचाने में जो कलीदी किरदार है वो अदलिया का है। इस मामले में जरा आपको गौर करने की जरूरत है कि हमारे साथ शेर जमान साहब भी मौजूद हैं और इनकी तरफ से हमेशा ये कहा जाता है कि जी छोड़ेंगे किसी को नहीं, जैसे गवर्नर ने कहा भाई आप क्या किरदार अदा कर रहे हैं छोड़ेंगे नहीं में? अभी तक तो आपने वो जजेस जितने चाहिए वो नहीं आपने मुकर्रर किए। आपकी अपनी जिम्मेदारी है कि कम अज कम आप वो तो अगर ये आप कहते हैं कि जी आप इस पे शामिल नहीं हैं और आप तो सिर्फ यानी हुकूमत कर रहे हैं और ये मामला जो है नैब जो है वो इंडिपेंडेंट है, तो उस इंडिपेंडेंट नैब को जजेस किसने देने हैं जिन्होंने इसका फैसला करना है? वहां प्रोसिक्यूटर किसने देने हैं? इन्वेस्टिगेटर किसने देने हैं? कम अज कम कोई काम सवाए टीवी पे आके जो काम हम करते हैं वही ये साथ करते हैं। यानी जो इनकी जिम्मेदारी है कि इसको प्रॉपरली यानी नैब को उसके साथ लेस करे जो जरूरतें हैं उनकी, और उस सबसे बड़ी जरूरत जो है वो इस वक्त इसको मंतकी अंजाम तक पहुंचाने के लिए प्रोसिक्यूशन को यू नीड गुड प्रोसिक्यूटर्स एंड यू नीड जजेस। तो मैं ये समझता हूं कि जब तक फैसले होकर बरामदगी नहीं होती, पैसा जो है वो कौमी खजाने में नहीं आता, उस वक्त तक जितना ये वक्त गुजर रहा है ये हुकूमत के खिलाफ ही नहीं पाकिस्तान के निजाम अदल के खिलाफ भी बहुत बड़ा एक बड़े अहम सवालिया निशान है। सही सवाल उठ रहे हैं। इस ब्रेक हमें ब्रेक का कहा जा रहा है। शायद भट्टी साहब माजूद हूं, अब आपसे आप बात करेंगे, लेकिन इस ब्रेक में राब्ता मुनक़ता हुआ था। आप देख रहे हैं बेनकाब में अहम तरीन हकाइक हो रहे हैं बेनकाब। इस ब्रेक के बाद मजीद और कुछ KMC के हवाले से हमारे साथ है।
वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब, और बेनकाब में अहम तरीन सवालात हम उठा रहे हैं। नैब का एग्जीक्यूटिव बोर्ड इजलास, करप्शन रेफरेंसेस की मंजूरी, इंक्वायरीज की मंजूरी, सूबे सिंध से मुताल्लिक कुछ अहम तरीन केसेस हैं। आखिरकार जिस तरीके से यहां पर फंड्स की मुबैना बंदरबाट हुई है, खुद बुर्द हुई है, वो KMC हो यानी जिले हुकूमतें हो या उससे ऊपर सिंध गवर्नमेंट के लेवल के ऊपर हो, उसकी करप्शन के जो मुख्तलिफ केसेस हैं उसमें नैब किस तरह आगे बढ़ रही है, हम सब जानना चाहते हैं कि आखिरकार कब रिकवरी होगी, यानी जो पैसा लूटा गया है चंद अनासर की तरफ से, उसको कब रिकवर किया जाएगा, ये अहम तरीन सवाल है। कुछ एंटी करप्शन से भी आज रेड मारी है, यानी जो सूबाई एंटी करप्शन एस्टैब्लिशमेंट है उसने भी कुछ रेड्स किए हैं, और इसी तरह नैब भी अपनी कार्रवाइयां जारी रखा हुआ है। एक 34 करोड़ रुपए का रेफरेंस जो आज मंजूर हुआ है। शरद भट्टी साहब, कितना अहम है ये फेक अकाउंट केस में? अभी कितनी आप, क्योंकि प्ली बार्गेन्स हो चुकी है, कितने चांसेस हैं? भट्टी, अभी आरिफ चौधरी साहब भी कह रहे थे कि कुछ ये वाहिद केस है जिसमें प्ली बार्गेन की तरफ मुल्जिमान जा रहे हैं। कितनी अहम सिग्निफिकेंट आज का रेफरेंस है ये 340 मिलियन का, भट्टी साहब? देखिए, पहली बात तो ये है कि जो जैसे लियाकत कायम खानी साहब की बात हो रही थी, तो याद रखिए कि जब भी अब पॉलिटिशियन की तरफ करप्शन जाती है तो वो किसी गवर्नमेंट ऑफिशियल की तरफ से जाती है, क्योंकि पॉलिटिशियन की डायरेक्ट एक्सेस नहीं होती गवर्नमेंट एक्सचेकर के ऊपर, क्योंकि वो सिर्फ एक गवर्नमेंट ऑफिशियल साइन कर सकता है चेक। तो ये लियाकत खानी साहब के जो अपॉइंटिंग लोग होंगे, जो पॉलिटिशियंस होंगे जिन्होंने इनको लगाया, तो अगर इनके पास इतना पैसा मिल रहा है माफ कीजिएगा, तो उन्होंने कितना शेयर लिया होगा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। दूसरी बात, लाइटर पार्ट, आपने कहा कि जी उन्होंने ओन करने से इनकार कर दिया है कि वो कह रहे हैं ये मेरा है ही नहीं। तो आपके पास चौधरी साहब बैठे हैं, वो बताएंगे कि जो चीज जिसका कोई वाली वारिस ना हो तो वो तो वैसे ही गवर्नमेंट के खजाने में चली जाती है, तो चले भला होगा, अब हमें कोई प्री बार्गेन नहीं करनी पड़ेगी, कुछ नहीं करना पड़ेगा, वो जिस चीज को डिसओन करेंगे वो चीज तो वैसे ही गवर्नमेंट के खजाने में जमा हो जाएगी। तीसरी बात यह है कि ये जो सजाएं हैं या जो प्ली बार्गेन है, ये जो पैसे की रिकवरी है, आरिफ चौधरी साहब ये बात कर चुके हैं कि ये एक ड्यू प्रोसेस मुकम्मल होने में बहरहाल देर लगती है, और देर लगने की वजह यह है कि 1250 से ऊपर इस वक्त केसेस हैं। आपके पास 25 कोर्ट है, और उसके 25 कोर्टों के अंदर भी बहुत सारी जगहों पे जजेस मौजूद नहीं हैं। अब आपने हमें स्टेटमेंट सुनाई गवर्नर साहब की, उन्होंने कहा हम छोड़ेंगे नहीं किसी को। जब आप ये बात करते हैं तो आप क्या कर रहे हैं कि नैब को कंट्रोवर्शियल बना रहे हैं, क्योंकि आपका क्या ताल्लुक है छोड़ने या ना छोड़ने से, ये तो नैब का ताल्लुक है। नैब लोगों को पकड़ती है, मेरिट के ऊपर केस कर रही है, उनको पकड़ती है जो करप्ट लोग हैं। हर पॉलिटिशियन को वो नहीं पकड़ रही, ना वो सियासत की बिना पे काम कर रही है। तो ऐसा बयान देने से एहतराज करना चाहिए कि कोई ऐसा बयान देंगे तो वो नैब के ऊपर, ये बार बार यही प्रॉब्लम आ रही है नैब को, कभी वो बिजनेसमैन खड़े हो जाते हैं, कभी वो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स खड़े हो जाते हैं, ब्यूरोक्रेट्स खड़े हो जाते हैं कि शायद नैब विक्टिमाइजेशन कर रही है। नैब विक्टिमाइजेशन नहीं कर रही होती, ये हमारी गवर्नमेंट के जो वुज़रा हैं, जो इख्तियार वाले लोग हैं, वो इस तरह के बयानात दे देते हैं कि हम 500 बंदों को अंदर कर देंगे, हम और देखिएगा और बड़े बड़े 50। लेकिन ये जो हकायक है वो तो उसके बरक्स है बिल्कुल। देखिए आरिफ साहब, आपका इस पे कमेंट नहीं था, क्योंकि ये 7 लाख लोग तलब किए नैब लाहौर ने, उसमें से 1532 को उन्होंने 7 जो जितने जब से बना है 1999 से 2017 में, तो उन्होंने 1532 के अरेस्ट वारंट जारी किए। 7 लोगों से सवाल जवाब किए गए, ये डेटा है जो सामने नजर आ रहा है। ये तो उसके कुछ बरक्स है बिल्कुल आरिफ चौधरी साहब। इसका मतलब बहुत लोगों को तलब किया जाता है, उनमें से बहुत एक माइनर परसेंटेज होती है जिसको अरेस्ट वारंट जिसके जारी होते हैं, उनमें से कुछ लोग जो गिरफ्तार होते हैं। बिल्कुल गलत झूठा प्रोपेगेंडा किया जा रहा है इसका मतलब नैब के खिलाफ। आरिफ चौधरी साहब, ये प्रोपेगेंडा तो आप ये देखें कि जरूरी है, क्योंकि अगर नैब को आप लोगों की नजर में मतऊन नहीं करेंगे, नीचे नहीं लाएंगे, तो सियासतदानों की जो करप्शन है, जो उनके ऊपर इल्जामात हैं, जो वो केसेस फेस कर रहे हैं, फिर उस वजह से तो फिर सियासतदानों की अपनी क्रेडिबिलिटी जो है वो खाक पे मिलती है। तो तरीक़ेकार यही है कि आप खुद अपने लोगों के जरिए, मीडिया में बैठे हुए लोगों के जरिए, या अपनी पार्टी के जो आपके प्रचारक हैं उनके जरिए नैब को इस हद तक डिफेंसिव पे ले आए कि जनाब लोग समझे कि देखिए ये सारा प्रोसेस ही जो है ये तो मड्डी है, इसमें कोई शफाफियत नहीं है। मैं आपसे अर्ज करूं, ये वो वक्त है कि जिसमें पहले भी मैं अर्ज कर चुका हूं, शहजाद अकबर साहब हम कई दफा इकट्ठे भी ये बातें कर चुके हैं कि इस वक्त हमें ये चाहिए कि हर वो शख्स जो पाकिस्तान का भला चाहता है वो इन दोनों चीजों को अलहदा कर दे, सियासत अलहदा
और इनके करप्शन के केसेस अलहदा। और मैं उनसे एग्री करता हूं भट्टी साहब से कि ये इस मामले में कम अज कम हुकूमत को भी अपने आप को वाज़े तौर पर अलहदा करना चाहिए। भाई आपसे हम और बहुत कुछ तवक्को कर रहे हैं, आपसे पहले भी इलेक्शन से पहले ये कहा था कि ये काम आप छोड़े नैब के ऊपर, उन्हें करने दें, आपका अपना जो काम है उसके लिए अलहदा। ये देखें इस वक्त नैब के खिलाफ नैब जितने मर्जी केसेस कर ले, क्या इन केसेस की बुनियाद पर आपका ग्राफ जो है लोगों की नजर में अच्छा हुआ है? लोग आपकी पसंदीदगी जो है वो बढ़ी है। लोगों की नजर में पसंदीदगी उस वक्त बढ़ेगी जब आप उनके मसाइल के हवाले से, रोटी कपड़ा और मकान के हवाले से, गुर्बत और महंगाई के हवाले से आपके इक़दामात जो है उन्हें वो देखेंगे। आपका हर शख्स इसी काम पे लगा हुआ है। तो मैं ये समझता हूं कि नैब के यानी मामलात को अगर देखा जाए, सवाए चंद देखें, जब भी कोई क्रिटिसिज्म उसी पे होता है जो काम करता है। क्योंकि नैब अगर काम नहीं करती थी, मुर्दा घोड़ा था, कोई पूछता ही नहीं था। बात इवन सुप्रीम कोर्ट में गया तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नैब तो कुछ भी नहीं कर रही। लेकिन जब से नैब एक्टिव हुआ है उस वक्त से चारों तरफ से जुराब तीर जो है वो नैब पे बरसने शुरू हुए हैं। और उसमें मैं समझता हूं कि ज्यादा रोल उन सियासतदानों का है जिन्हें सवाए इसके कि पहले दिन से लगाया खुद चेयरमैन को, और लगाने के बाद जब उन्होंने केसेस खोलने शुरू किए तो उसके बाद उन्होंने कहा जी, क्योंकि उनका फलसफा ये है। नवाज शरीफ साहब जो है उनके बारे में पहले भी ये बात टाइम इख्तिताम पे पहुंचे। मैं आपकी बात बड़ी अहम है जो आपने की है, और शहजाद भट्टी साहब ने जो बातें की बड़ी अहम है। खुर्रम शाह जमान साहब भी साथ है। आप तीनों का शुक्रिया प्रोग्राम में। आप देख रहे हैं कि नैब के अहम तरीन केसेस में बड़ी अहम तरीन पेशरफ्त हो रही है। कुछ एग्जीक्यूटिव बोर्ड इजलास से अहम फैसले हुए, और नैब का डेटा क्या कहता है कि कितनी तलबियां हुई और कितने लोगों को इनएक्चुअल अरेस्ट वारंट जारी हुए। फॉर फीडबैक फेसबुक, ईमेल एंड ट्विटर आपके सामने एड्रेस फ्लैश कर रहे हैं। देखते रहिएगा। अब तक अपना बहुत ख्याल रखें।